जैसे आपने हेडिंग देख ली होगी, मनी एंड मनी मार्केट। ओके, मनी एंड मनी मार्केट। तो पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मनी? मुद्रा क्या है? मुद्रा क्या है? मनी क्या है? ओके, तो इसका क्लास सिंपल सा आंसर है कि एक ऐसा चीज, एक ऐसी वस्तु, एक ऐसा थिंग जिसके बदले में हम जिसका ट्रांजैक्शन कर सके, उसके बदले में हम चीजें ले सके, आदान प्रदान की वस्तु। तो पहले, फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है, ये कैसे आया? क्योंकि हमने अपने स्कूल्स में पढ़ रखा है कि पहले बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम जैसे सपोज मैं एक गेहूं उगाने वाला व्यक्ति हूं, ओके, और आप एक चावल उगाने वाले व्यक्ति हैं। तो मेरे को अगर चावल चाहिए, ओके, तो और आपको गेहूं चाहिए, तो हम एक्सचेंज कर लेंगे। आपने हमसे थोड़ा गेहूं ले लिया, हमने आपसे चावल लिया, यही तो बार्टर सिस्टम होता था। थोड़ा सा आप हमसे लेते थे और हम आपको दे देते थे, दैट इज द बार्टर सिस्टम। बट दिक्कत तब आई जब सपोज मैं गेहूं उगाने वाला व्यक्ति हूं और मैंने कहा मैं चाहा कि मैं एप्पल्स लूंगा, और जो एप्पल उगाने वाले व्यक्ति है उसको गेहूं की जरूरत नहीं है। समझ पा रहे हो कॉन्सेप्ट को? जो एप्पल उगाने वाला व्यक्ति है उसको गेहूं की जरूरत नहीं है। तो मैं उसको ऐसा क्या दूं ताकि वो मेरे को एप्पल दे सके? कॉन्सेप्ट समझ रहे? बार्टर सिस्टम क्यों फेल हो गया? बार्टर सिस्टम यहां फेल हो जाता है। मतलब मैंने गेहूं उगाया, आपने चावल उगाया, मेरे को थोड़ा चावल की जरूरत थी, आपको गेहूं की जरूरत थी, हमने एक्सचेंज कर दिया, तो बस दोनों चीज आ गई। बट सपोज मैंने कहा कि मैं फ्रूट्स लूंगा, और फ्रूट्स जो उगा रहा है उसको गेहूं की जरूरत ही नहीं है, उसने कहा हमें गेहूं चाहिए नहीं, तो बार्टर सिस्टम फेल। फिर ऐसा क्या चीज दें ताकि वो हमें फ्रूट्स दे सके? तो यहां पे कॉन्सेप्ट आया मनी का। मनी का कॉन्सेप्ट आया। ओके, तो शुरुआत में अगर हम सब जानते हैं, शुरुआत में आपके कौड़ीज चलती थी। ओके, वेरी मतलब एंशिएंट। फिर उसके बाद आपके एंशिएंट इंडिया, सौम्या जी, मॉडर्न पीरियड में कौन से कॉइन्स चलते थे? हाँ, वेरी गुड, एक्सेलेंट, पंचमार्क कॉइन्स। कॉइन्स मतलब इररेगुलर शेप के बीच में होल होता था, इररेगुलर शेप के बीच में होल होता था। ओके, पंचमार्क कॉइन्स। ओके, तो यहां से आपके मनी का कॉन्सेप्ट आया। ओके, तो मनी एक ऐसी चीज हो गई जो कि जिसकी यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस थी। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस थी, आप कुछ भी आप मनी के लेके जाओगे, आप उसको बदले में दोगे, वो चीज आपको दे देगा। दैट इज यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो इनिशियल एज में मतलब आपके एंशिएंट पीरियड में मनी मोस्टली प्रीशियस मेटल के चलते थे। ओके, कुछ आपके अदर एलॉयज भी चलते थे, बट मोस्टली प्रीशियस मेटल के चलते थे, जिनमें सिल्वर और गोल्ड होता था। ओके, जिनमें सिल्वर और गोल्ड मैक्सिमम होता था। ओके, सिल्वर और गोल्ड के आपके सिक्के चलते थे। आपके मिडिवल पीरियड में आप इनको दिनार या अशरफी या आपके सिल्वर टका के नाम से जाने जाते थे। तो जब जब ये सिल्वर और गोल्ड के मनी चलते थे, तो पहला रीजन है, फिर ये पेपर करेंसी कैसे आ गई?
आप आज जो हमारे और आपके वॉलेट में पैसा है, ओके, पेपर करेंसी, तो इसे हम कहते हैं फिएट मनी। ओके, ये फिएट मनी है, मतलब गवर्नमेंट का लीगल टेंडर है, गवर्नमेंट खुद ऑथराइज करती है कि इसको चलाया जाए, गवर्नमेंट की तरफ से मान्यता प्राप्त है। तो पहला क्वेश्चन है कि पहले गोल्ड और सिल्वर चलते थे, अब ये पेपर करेंसी क्यों शुरू हुई? तो इसका एनीबडी कैन गिव द आंसर? इंट्रिंसिक वैल्यू फेस वैल्यू से ज्यादा थी, तो उसका कैसे असर होगा? मतलब इन जनरल इंट्रिंसिक वैल्यू फेस वैल्यू से ज्यादा थी तो ओके, ठीक, ओके। मैं इसका जो मेन रीजन था वो आप जो आप बोल रहे हो ना, ये सब आपके सेकेंडरी रीजन है। इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इन वर्ल्ड वाइड। पहले क्या होता था मिडिवल पीरियड में, एंशिएंट पीरियड में लिमिटेड ट्रेड होता था, लिमिटेड ट्रेड। तो लिमिटेड ट्रेड में आपके गोल्ड और चांदी के सिक्के चल जाते थे। जैसी आपके मिडिवल पीरियड में, मतलब लेट मिडिवल पीरियड या अर्ली मॉडर्न पीरियड में, आई एम टॉकिंग अबाउट 19th सेंचुरी, वर्ल्ड कनेक्टेड हो गए, कोलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म शुरू हुआ, ब्रिटेन और यूएस ने अपने अपनी कॉलोनीज बाहर स्टैब्लिश करने शुरू की, यूरोपियन ने देशों ने अपनी अपनी कॉलोनीज साउथ अमेरिका और अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, अफ्रीका में स्टैब्लिश करनी शुरू हुई, और वहां से ट्रेड शुरू हुआ, तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बढ़ा। और वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बढ़ा तो कितना चांदी और गोल्ड के सिक्के लेके जाओगे? व्हाट माय पॉइंट, कितना चांदी और गोल्ड के सिक्के लेके जाओगे? कैरिंग कैपेसिटी जो है, आप आज आपके पास नोट है, कितने भी नोट ले जाओ। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड में आपके दिस गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स फिट नहीं बैठते थे। और दूसरा रीजन जो संदीप ने कहा, वो भी रीजन जस्टिफाइड है, बट पहला रीजन ये रहे वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। दूसरा था कि जैसे गोल्ड और कॉइन की थी कि इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी एक्सटर्नल वैल्यू से मिसमैच करती थी। क्लियर है गाइस? ओके, तो जब फिएट मनी, जैसे सब आपके मिडिवल पीरियड में भी आपके वी ऑल, अभी हम मिडिवल इंडिया में मोहम्मद बिन तुगलक शुरू करेंगे, तो वी ऑल नो कि मोहम्मद बिन तुगलक इंडिया में जिन्होंने एक करेंसी लागू की थी, जित्तल जिसे कहा गया था, वो फिएट मनी ही था। गवर्नमेंट ने कहा ये चलेगा, बट वो बात अलग है कि उसकी प्लानिंग फेल हो गई, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ओके, इसी तरीके से वर्ल्ड में कुबलई खान ने सबसे पहले एक फिएट करेंसी, पेपर करेंसी चलाई थी। क्लियर है? अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, आई होप मनी तो समझ गए होंगे ना, मनी क्या है? मनी एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू आप चीजों को एक्सचेंज कर सकते हैं, उसे दे करके चीजों, गुड्स और सर्विसेज परचेज कर सकते हैं, गुड्स और सर्विस ले सकते हैं। एक होता है कॉन्सेप्ट मनी, और दूसरा कॉन्सेप्ट होता है नियर मनी। इसे हिंदी में कहते हैं निकट मुद्रा या सन्निकट मुद्रा। ओके, नियर मनी मनी ही होता है, मनी जैसा होता है, पर मनी नहीं होता। नियर मनी मनी जैसा होता है पर मनी नहीं होता। इसका एग्जांपल, एनीबडी कॉमर्स स्टूडेंट? नियर मनी का एग्जांपल जैसे चेक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये आपके नियर मनी है। मनी है पर वो एग्जैक्ट मनी नहीं है। मतलब सपोज आपने, आपके घर वालों ने कहा कि भाई क्लास के से लौटते के वक्त 10 किलो आलू खरीदाना या 5 किलो आलू खरीदाना। आप सब्जी की दुकान पे गए और सब्जी की दुकान में 5 किलो उसने आलू तोड़ ले, और आपने अपनी जेब से क्रेडिट कार्ड निकाला, सर वहां नहीं चलेगा, वहां नहीं चलेगा। ओके, सेकेंडली आप कहीं से टैक्सी करके आए
और टैक्सी वाले से कहा सर क्रेडिट कार्ड, नहीं चलेगा। ओके, इवन gold and silver are also considered as near money, but they have more liquidity than these. Gold and silver has more liquidity than this. अब यहां पे एक नया वर्ड आया, लिक्विडिटी, तरलता। मनी तरल है, हार्ड कैश तरल है। आपने मेरे को फीस कैश में दी, मैंने वो मेरे पास आई और वो मैंने कहीं और, मैंने उससे कोई और चीज परचेज की या मैंने इन्वेस्ट करी, तो तरल है, हाथ एक्सचेंज कर रहा है। आपने फीस दी, मेरे पास आई, मैंने थर्ड पार्टी को दी, थर्ड ने फोर्थ पार्टी को दी, एक्सचेंज कर रहा है। तो इसलिए मनी को लिक्विडिटी कहा जाता है। यहां इकोनॉमी में लिक्विड अपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा, पर इकोनॉमी में लिक्विडिटी मतलब मनी आ जाता है। तो कई बार यूपीएससी या पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि इन आइटम्स को लिक्विडिटी के हिसाब से ऊपर नीचे अरेंज कर दो, लिक्विडिटी के हिसाब से ऊपर नीचे अरेंज कर दो। तो तो आपको उसमें देखना पड़ेगा किसमें जितना ज्यादा लिक्विडिटी है। हार्ड कैश में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है, हार्ड कैश सबसे ज्यादा लिक्विड है। आप पैसा दोगे, पैसा से कुछ भी कर सकते हो। ओके, उसके बाद गोल्ड एंड सिल्वर है, गोल्ड एंड सिल्वर है। ओके, उसके बाद आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, उसके बाद चेक है। चेक, आप मेरे को चेक के थ्रू अगर फीस दोगे, मैं बैंक में लगाऊंगा, 3 दिन बाद मेरे अकाउंट में आएगा। लिक्विडिटी तुरंत नहीं कैश हो रही है ना, समझ रहे हो? तो मनी है बट नियर मनी है, मनी जैसा है, निकट मुद्रा है। तो आपसे पूछा जाएगा नियर मनी क्या है, तो नियर मनी में चेक, ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। सपोज आप क्रेडिट कार्ड लेके आए या डेबिट कार्ड लेके आए, सर फीस पे करनी है डेबिट कार्ड से। मैंने कहा सर पीओएस मशीन ही नहीं है, हमने अप्लाई कर रखा है, पीओएस मशीन के लिए इतनी आसानी से चीजें नहीं मिल होती हैं, तो पीओएस मशीन अप्लाई कर रखा है। ओके, तो जब मशीन नहीं है तो फीस डिले हो जाएगी ना। आप फी पे करना चाहते हो, एडमिशन लेना चाहते हो, बट हमारे पास पीओएस मशीन नहीं है। तो जो आपका कार्ड है जिसके अंदर मनी है पर वो सही से मनी का फंक्शन नहीं निभा पा रहा, तो इसलिए उसे नियर मनी कहा जाए। समझ में आया ना क्लास? ओके, तो गोल्ड एंड सिल्वर, हार्ड कैश के बाद गोल्ड एंड सिल्वर एक ऐसा आइटम है जो जिसके पास सबसे ज्यादा लिक्विडिटी। आपने कहा सर हम आपको फीस कैश में ना देके गोल्ड में देना चाहेंगे, हमने कहा बिल्कुल आप लाइए, गोल्ड लेके आइए। ओके, तो मतलब गोल्ड की एक्सेप्टेबिलिटी है, तुरंत एक्सेप्टेबिलिटी। ओके, कई जगह जैसे इंटरनेशनल ट्रेड में गोल्ड की ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी है कंपेयर टू द करेंसी। मतलब सपोज आप इंडियन कैश लेकर के गए किसी भी फॉरेन कंट्री में, तो वहां पे वी ऑल नो महात्मा गांधी आर नॉट एक्सेप्टेबल, द करेंसी नोट्स आर नॉट एक्सेप्टेबल, इंडियन करेंसी नोट्स। आपको क्या करना पड़ेगा, उस करेंसी नोट्स को वहां की लोकल करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सपोज अमेरिका गए तो आपको करेंसी को डॉलर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बट अगर आपके हाथ में सोने का बिस्किट है तो आप उससे बेच करके डॉलर्स तुरंत ले सकते हैं। तो कुछ मामलों में गोल्ड एंड सिल्वर की जो आपकी वैल्यू है, गोल्ड एंड सिल्वर की जो वैल्यू है वो आपके कंपैरेटिवली अदर नियर मनी कंपोनेंट्स लाइक चेक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ड्राफ्ट ज्यादा। क्लियर है गाइस? तो पहले हम मनी से शुरुआत करते हैं। व्हाट इज मनी? ओके, एनी क्वेरीज फ्रॉम योर साइड? यस क्लास, एनी क्वेरीज? कोई क्वेश्चन ऑफलाइन ऑनलाइन? हाँ भाई, और उम्मीद करता हूं हाँ कल एथिक्स की क्लास समझ में आई होगी। ओके, आज आपका एथिक्स का सही में क्लासेस शुरू होंगी। मनी, anything that can generally acceptable as payment for goods and services, anything that can generally acceptable as payment for goods and services or settlement of debts acceptable as payments of goods and services or settlement of debts is known as money, or settlements of debts
is known as money. It is the element of confidence. It is the element of confidence that others will accept as a payment. It is the element of confidence that others will accept it as payment is what gives as payment is what gives the purchasing power to money. The major function of money are as follows. Number one, medium of exchange. Medium of exchange. Money as a medium of exchange. Money as a medium of exchange avoids inefficiencies of barter system. Avoids inefficiencies of barter system. देखिए, money as a medium of exchange avoids inefficiencies of barter system. Number two, unit of account. Unit of account. Unit of account. अब आपके पास जितने मनी होंगे या पॉकेट मनी होंगे, अगर आप पॉकेट मनी को जोड़ते होंगे तो जोड़ के खुश होते होंगे, इतने सारे पैसे हो गए. ओके, अकाउंट में आपके पड़े पैसे पड़े हैं, तो मतलब जैसे आप पैसे डिपॉजिट करेंगे तुरंत आपके पास मैसेज आता होगा कि इतने पैसे डिपॉजिट हुए, तो यूनिट ऑफ अकाउंट है. आप जान सकते हो कि आपका बैंक बैलेंस कितना है. ओके, तो कैलकुलेशन में इजी रहता है. ओके, यूनिट ऑफ अकाउंट. मनी एज ए यूनिट ऑफ अकाउंट is a standard numerical unit of measurement. Standard numerical unit of measurement of market value of goods, services and transaction. Of market value of goods, services and transaction. Numerical unit of measurement of market value of goods, service and other transactions. Goods, services and other transactions. मतलब इससे आप किसी भी चीज की कीमत निर्धारित कर सकते हैं. सपोज आपने कोई चीज बनाई, ओके, तो आप ये निर्धारित कर सकते हैं वो आप उसे कितने में बेचेंगे. और जैसे अगर मैं कस्टमर हूं या कोई और कस्टमर है, तो वो देखेगा कि आप जिसमें चीज में बेच रहे हैं वो वर्थ है या नहीं है. गॉट माय पॉइंट. ओके, तो मतलब ये किसी भी चीज की आपकी वैल्यू को डिसाइड करती है मनी. आपने देखा होगा ना, कई बार होता है कि इसमें इन्वेस्ट करना वर्थ है, कि आप जितना पैसा लगाओगे बढ़िया चीज है. और कई होता है कि इसमें पैसा लगाना वेस्ट है. ओके, तो ये चीज कौन डिसाइड करता है? उसकी वैल्यू. उसकी वैल्यू कितनी है. ओके, पॉइंट नंबर थर्ड, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट. स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट. स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट. money is accepted way to settle debt. Money is accepted way to settle debt. That is, it is a unit in which debts are denominated. It is a unit in which debts are denominated. Debts are denominated. देखिए, फोर्थ पॉइंट है
a store of value, a store of value. मतलब मनी को लोग स्टोर करते हैं जस्ट टू सिक्योर देयर फ्यूचर, ओके, इन्वेस्ट करते हैं जस्ट टू हैव मोर प्रॉफिट इन द फ्यूचर और सिक्योर देयर फ्यूचर। तो मनी की एक ऐसी चीज है, जैसे अगर आपके पास ज्यादा पैसा पड़ा है तो आपसे सलाह दी जाती है कि उस पैसे को आप इन्वेस्ट कर दीजिए, बिकॉज खाली पड़ा पैसा डिप्रिशिएट होता है। मैं आपको पुराने स्टूडेंट्स को कई बार और बता चुका हूं, जैसे सपोज ट्रंक भर के आपके पास पैसा है, गड्डी के गड्डियां पड़ी हैं, आप उसे देख देख के खुश होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं पता, आपको मालूम होना चाहिए वो पैसे की वैल्यू हर दिन घट रही है। उस पैसे को कौन खा रहा है? दीमक नहीं, उस पैसे को खा रहा है इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, महंगाई खा रहा है। कैसे खा रहा है कि सपोज आज एक चाय 15 रुपए में मिलती है, तो अगले साल वो चाय 18 या 20 रुपए की बिकेगी। ओके, मैं फिलहाल इन्फ्लेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं बटर चिकन का एग्जांपल देता हूं कि जब मैं कॉलेज में था तो एक बटर चिकन, फुल बटर चिकन इन जनरल 300 रुपए में आता था। आज वही फुल बटर चिकन शायद 650 या 700 रुपए का आता है, इफ यू वांट आई हैव अ गुड क्वालिटी बटर चिकन। ओके, तो हम जब कॉलेज में थे तो 300 रुपीज का फुल बटर चिकन आज 700 रुपीज का बटर चिकन आता है। तो जो आपके रुपए की जो वैल्यू है वो कम हो गई। हम जब कॉलेज में थे तो 5 रुपए की चाय होती थी, आज वही चाय 15 रुपए की। तो इन्फ्लेशन ईट कर रहा है मनी। मतलब सपोज आपने 100 रुपए आपके पास, आपने 100 रुपए बैंक को जमा कर दी, बैंक में जमा कर दी। ओके, हम इसमें एसआई लगा रहे हैं, सीआई नहीं लगा रहे हैं, वैसे वी ऑल नो बैंक में सीआई लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। बैंक इस समय आपको 3% इंटरेस्ट रेट दे रहा, 3% दे रहा, तो बैंक आपको 103 दे रहा। कल परसों में महंगाई दर आई है, जब उसमें लिखा है कि अप्रैल में महंगाई दर में थोड़ा सा अंतर आया है, 7% चल रहा है, 7% इन्फ्लेशन चल रहा है, 7 पॉइंट समथिंग चल रहा है। तो 103 माइनस 7, आपके 100 रुपए में से कितने बचे? 96। तो खाली पड़ा पैसा डिप्रिशिएट होता है, इन्फ्लेशन उसको ईट अप करता जाता है। मतलब आपके 100 रुपए में एक साल के अंदर आपके 96 रुपए। इसीलिए लोग पैसे को, जो अगर आपके पास अच्छा खासा कैश पड़ा है, इन्वेस्ट करते हैं। अब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपके मतलब जो आपको सूट करे। बट अगर आपके पास पैसा आइडल पड़ा है स्टोर के रूप में, मतलब एज अ यूनिट, तो वो कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू घट रही है, क्योंकि इन्फ्लेशन ईट अप करता जा रहा है। क्लियर है गाइस? ओके, देखिए, मनी एक्ट एज अ स्टैंडर्ड मेजर्स, मनी एक्ट एज अ स्टैंडर्ड मेजर्स एंड कॉमन denomination of trade. Money act as a standard measure and common denomination, denomination, denomination of trade. It is thus a basis for quoting and bargaining of price. Okay, denomination of trade. It is thus a basis for quoting and bargaining of prices. Quoting and bargaining of prices. तो मनी के ये फंक्शंस हो गए। समझ में आ गया मनी की क्या डेफिनेशन है और मनी के फंक्शंस क्या हैं? ओके, ये क्लास हेडिंग डालिए, फिएट मनी। फिएट मनी देखिए, in the ancient times, there was a barter system.
देयर वाज अ बार्टर सिस्टम, gradually commodity money evolved, gradually commodity money evolved, commodity money, commodity money मतलब आज के मनी कमोडिटी मनी है या नहीं है, यस और नो, है। सोचो, चलो अभी जब नहीं मालूम जाए, अभी हमने चैप्टर ही नहीं पढ़ा तो हम आपसे उतना एक्सपेक्ट नहीं करते, कोई बात नहीं। प्लस कमोडिटी मनी मतलब सिल्वर गोल्ड का मनी होता है जिसकी वैल्यू इंट्रिंसिक हो, इंट्रिंसिक एज वेल एज एक्सट्रिंसिक हो, मतलब कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी जैसे आपने पुराने ब्रिटिश पीरियड में चांदी के सिक्के देखे होंगे जिसमें एम्परर किंग जॉर्ज फिफ्थ की फोटो है, वो उसमें लिखा रहता है 1 रुपए का सिक्का, कहने को वो 1 रुपए का सिक्का है पर वो सिल्वर कॉइन है। ओके, तो उसकी जो वैल्यू है, जो उसकी वैल्यू है वो इंट्रिंसिक है, एक्सट्रिंसिक तो सिर्फ वो 1 रुपए का है, इंट्रिंसिक वो सिल्वर कॉइन है। गॉट माय पॉइंट? तो कमोडिटी मनी कौन हुए? कमोडिटी मनी वो हुए जो मेटल्स, या टू बी वेरी फ्रैंक प्रीशियस मेटल्स के मनी बने, मतलब उन मनी की जो वैल्यू है वो किसमें निहित है? कमोडिटी में, जिसके वो बने हुए, समझ में, जिसके वो बने हुए। अब अगर आपको सपोज कहीं से आप गार्डनिंग कर रहे हैं और आपको गोल्ड की एक पेटी मिल जाए पुराने उसके, ओके, सोचने में क्या जाता है, ओके, तो वो जो अगर गोल्ड के सिक्के निकलेंगे वो कमोडिटी मनी है। आज जो मनी चल रहा है वो फिएट मनी है। 500 रुपए का नोट जिसकी छपाई की वैल्यू बहुत कम है पर उसकी एक्सट्रिंसिक वैल्यू बहुत ज्यादा, 500। 2000 रुपए का नोट मुश्किल से शायद 2.5 या 3 रुपए की उसकी पर नोट की कॉस्ट है, पर नोट की कॉस्ट, और उसकी एक्सट्रिंसिक वैल्यू कितनी है? 2000। ओके, तो आज की मनी चल रहा है वो फिएट मनी है। एंशिएंट पीरियड में बार्टर सिस्टम के बाद शुरू हुआ कमोडिटी मनी। पहले तो कॉडी ऑडीज चला, फिर जैसे पंच मार्क कॉइन्स, मॉडर्न पीरियड में जो पंच मार्क कॉइन्स थे वो कमोडिटी मनी थे। गॉट माय पॉइंट? क्लास क्लियर है? ओके, लिखे क्लास। कमोडिटी मनी ग्रेजुअली, कमोडिटी मनी इवॉल्व, अ कमोडिटी मनी is a money, a commodity money is a money whose value lies in the commodity, whose value lies in the commodity of which it is made, in other words, it is objects that have value in themselves, it is object that have value in themselves as well as for use as money. It is the object that have value in themselves as well as for use as money, as well as for use as money. अब कमोडिटी मनी मैंने क्या लिखवाया? प्रीशियस मेटल के बने होते हैं, तो यूनिवर्सली डिजायरेबल होते हैं, यूनिवर्सली डिजायरेबल होते हैं। मतलब जैसे मैंने कहा ना, आप कहो कि आपने कहा कि सर हम आपकी फीस ना सिक्कों में देंगे, पेमेंट करेंगे, और वो ब्रिटिश कालीन के चांदी के सिक्के, तो आई विल गो गागा, वाह, 1-1 रुपए के तो सिक्के होंगे और उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू और ज्यादा होगी। ओके, तो कमोडिटी मनी डिजायरेबल होते हैं, गोल्ड और सिल्वर डिजायरेबल है, तो गोल्ड और सिल्वर के बने रहते हैं, डिजायरेबल है। ओके, लिखे क्लास। दे आर वाइडली डिजायर्ड
and therefore valuable. They are widely desired and therefore valuable. Simultaneously, they are also durable and portable. Simultaneously, they are also durable and portable. Durable and portable. Example of commodity money. Example of commodity money are gold, silver, etc. ये कमोडिटी एक्सचेंज क्या होता है? कमोडिटी मनी, कमोडिटी एक्सचेंज, कमोडिटी एक्सचेंज इज बार्टर सिस्टम. आप रिया, आप तुक्का मार रहे हो या और यू हैव समथिंग पढ़ा? ओके, ध्यान रखिएगा क्लास. फाइनेंशियल मार्केट 3 में डिवाइडेड है. वन इज मनी मार्केट, अदर इज कैपिटल मार्केट, and third is commodity market. Okay, money market, capital market और commodity market. commodity market को मनी मार्केट को कौन कंट्रोल करता है? मोस्टली आरबीआई. कुछ पार्ट इसका, एक दो पार्ट थोड़ा सेबी कंट्रोल, वैसे मोस्टली आरबीआई. कैपिटल मार्केट को सेबी कंट्रोल करता है. कमोडिटी मार्केट को 1953 में एक बॉडी बनी थी, मार्केट कमीशन. फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, जो कि 2014 में वाइंड अप हो गई थी और उसका विलय किसमें हो गया था? सेबी में. कमोडिटी मार्केट इज अ मार्केट, इट इज अ मार्केट ऑफ एक्सचेंज. जैसे आपने बीएससी सुना है ना, एनएससी सुना है, वैसे कमोडिटी एक्सचेंज होते हैं, एमसीएक्स. ध्यान रखना, 2 मार्कर में आ जाएगा कमोडिटी मार्केट. कमोडिटी मार्केट क्या होता है? ओके, 5 मार्कर में कमोडिटी मार्केट है एमसीएक्स. इसमें क्या चीज बेची खरीदी जाती है? दाल, चावल, बादाम, ड्राई फ्रूट्स, सिल्वर, गोल्ड, टिन, प्लैटिनम, सब कमोडिटी. कमोडिटी मतलब क्या? ईच एंड एवरीथिंग. इन सब की बोली लगती है. ओके, यहां पे ध्यान रखिएगा क्लास. मैं आपको 10-15 पन्नों में इकोनॉमी नहीं पढ़ा रहे. यहाँ इकोनॉमी आपको इस तरीके से ही पढ़ाई जाती है. ओके, ये नहीं कि बस 2 पन्नों में 3 पन्नों में इकोनॉमी कंप्लीट हो गई. तो 2014 में 1953 के ऑर्गेनाइजेशन को वाइंड अप कर दिया गया और आज कमोडिटी मार्केट किसके अंडर में आता है? सेबी के अंडर में आता है. फॉरवर्ड मार्केट कमीशन सेबी के अंडर में आता है. फिर देखो, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कमोडिटी मार्केट. 3 स्टेटमेंट दे देगा. अब बंदों को कमोडिटी मार्केट ही नहीं समझ में आएगा तो वो क्वेश्चन क्या करेंगे? और फिर वो बाहर आके कहते हैं यूपीएससी पेपर वाज वेरी टफ. यूपीएससी टफ, मैं खुद कहता हूं यूपीएससी इज नॉट टफ. आप कंप्लीट पढ़ के जाओगे, यूपीएससी को कॉन्कर करके आओगे. आप शॉर्टकट्स के चक्कर में रहते हो. यूपीएससी शॉर्टकट्स पसंद नहीं करता. यूपीएससी आपको, मतलब यूपीएससी या यूपीपी, अगर सिविल सर्विस की तैयारी करनी है तो कंप्लीट तैयारी करनी है. कंप्लीट. देयर इज नो ये सच कि ये चीज है ये चीज नहीं है. आपको कंप्लीट एज अ होल पढ़ना पड़ेगा. तो कमोडिटी मार्केट जैसे शेयर मार्केट होती है ना, वैसे कमोडिटी मार्केट भी होती है. जैसे शेयर मार्केट के एक्सचेंज होते हैं बीएससी, एनएससी, वैसे कमोडिटी एक्सचेंज भी होते हैं. और इसी कमोडिटी एक्सचेंज में कॉन्सेप्ट होती है फॉरवर्ड मार्केट, जिसे हम कहते हैं वायदा बाजार. अब ये वायदा बाजार क्या होता है? हम आपसे तय करते हैं 6 महीने बाद 100 टन गेहूं इस दाम में खरीदेंगे. मैंने वायदा कर ली ना आपसे, 100 टन गेहूं 6 महीने बाद. अब हमें मालूम नहीं कि मानसून कैसा आएगा, बारिश कैसा रहेगी, सूखा रहेगा. तो दाम पहले से ही फिक्स होगा.
तो आपको दाम पहले से ही फिक्स हो गए। आपने अपना, सपोज अगर आप गेहूं के व्यापारी हैं, आप अपना गेहूं मार्केट में नहीं उतारोगे क्योंकि हमारी और आपकी डीलिंग हो गई है। इस कारण से क्या होगा, मार्केट में गेहूं की कमी होगी और प्राइस राइज होना शुरू हो गई। वन ऑफ द रीजन फॉर फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया इज फॉरवर्ड मार्केट, वायदा बाजार। वायदा बाजार हो सकता है कुछ लोगों ने आपने सुन रखा हो, कुछ लोगों ने नहीं सुना, पहली बार सुन रहे हैं, बट दीज आर द पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। ओके, वायदा फॉरवर्ड मार्केट होता क्या है, जिसमें आप फ्यूचर्स इज द फ्यूचर ट्रेडिंग कहते हैं। हाँ सर बोलिए थापा जी। शिवम बोल पांडे। हाँ बोलिए पांडे साहब। सर अगर इससे इन्फ्लेशन बढ़ता है होर्डिंग की वजह से, तो इसको मतलब क्यों, इससे गवर्नमेंट को क्या फायदा है, कि इससे कोई टैक्स आता है या गवर्नमेंट ट्रेड करती है, जैसे आपके सेंसेक्स पे टैक्सेस लगता है, आपके सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है कमोडिटी मार्केट से। एक तो मतलब आपके कंट्री की ट्रेडिंग बढ़ती है, बिजनेस को बढ़ावा मिलता है। पर इन्फ्लेशन भी तो बढ़ रहा है, होर्डिंग को प्रमोट कर रहा है। डेफिनेटली इससे इन्फ्लेशन बढ़ता भाई, फ्यूचर का मार्केट। तो इसके लिए भाई गवर्नमेंट के पास सिर्फ अकेला यही तरीका थोड़ा ना, गवर्नमेंट के पास और भी तरीके हैं इस चीज को कंट्रोल करने के। ओके, बट हाँ इट इज वन ऑफ द रीजन कि भारत में फूड इन्फ्लेशन थोड़ा हाई रहता है, क्योंकि फॉरवर्ड मार्केट, फ्यूचर मार्केट जिसे कहा जाता है, वो चीजों में है। और फ्यूचर मार्केट किस चीज में आएगी, कमोडिटी मार्केट। तो यहां जो आपने रिया पढ़ा था वो चीज एप्लीकेबल नहीं है। कमोडिटी मार्केट मतलब, ध्यान रखिए फाइनेंशियल मार्केट के 3 पार्ट होते हैं, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, कमोडिटी मार्केट। मनी मार्केट होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, इन जनरल लेस देन अ ईयर। कैपिटल मार्केट मोर देन अ ईयर। और कमोडिटी मार्केट आपके कमोडिटी एक्सचेंजेस के लिए होते हैं, जहां पे चीजों की खरीद फरोख्त रहती है। ओके, सप्लाईज के। हाँ बोलिए कोई, मतलब एक कॉन्सेप्ट है फ्यूचर का। हाँ, एमएसपी तो वो तो गवर्नमेंट कहती है खरीद हम इतना करेंगे ना, गवर्नमेंट पे करेगा, गवर्नमेंट तो फार्मर से खरीद लेती ना। पर अब ने अगर एमएसपी को डिटेल से पढ़ा, गवर्नमेंट सारे अनाज थोड़ा ना खरीदती है। गवर्नमेंट कहती है हमारा एफसीआई का गोदाम फुल है, अब हमें नहीं चाहिए। अब किसान से कहती है आप फ्री मार्केट में बेचो। गॉट माय पॉइंट? ओके, ले क्लास। फिएट मनी नहीं, वो आपके डोमेस्टिक डील करता है। ओके, और इंटरनेशनल भी फॉरवर्ड मार्केट्स हैं, वो इंटरनेशनल फॉरवर्ड मार्केट्स हैं। भारत के भी डोमेस्टिक भी, जैसे एमसीएक्स है, एनसीडीईएक्स है। ओके, बहुत सारे फॉरवर्ड मार्केट वो एक्सचेंजेस हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इज डिफरेंट थिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इज टोटली डिफरेंट थिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसे आप रिलायंस वाले गए मसूरी और वहां पे मटर के खेत देखे, उन्होंने कहा कि अगले साल के लिए हम अभी से बुक कर रहे हैं, तो दैट इज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। फॉरवर्ड मार्केट में जैसे कंपनी के शेयर बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं ना, शेयर मार्केट में, कैपिटल मार्केट। जैसे बीएसई में क्या होता है, कंपनी के शेयर्स खरीदे बेचे जाते हैं। फॉरवर्ड मार्केट में कमोडिटीज खरीदी बेची जाती है, और वो मतलब टन्स एंड टन्स ऑफ वॉल्यूम में खरीदी बेची जाती है। उनके इनमें 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 इनडायरेक्टली स्मॉल फार्मर्स बड़े होल्डर्स को देते हैं या बड़े बिजनेसमैन को देते हैं, वो ट्रेड करते हैं। अब आप देखोगे इकोनॉमी में हर चीज ट्रेड होती है, इवन कर्ज भी ट्रेड होता है, कर्ज भी ट्रेड होता है। उसे क्या कहते हैं, एआरसी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, दैट इज डिबेंचर्स। आपने पढ़ा होगा टॉपिक में शेयर्स एंड डिबेंचर्स। डिबेंचर्स में डेट ट्रेड होता है, डेट ट्रेड होता है। हर चीज, अब हर चीज ट्रेड होती है इकोनॉमी में। इवन देन जो एसेट्स होते हैं ना कंपनी के ना, वो तक ट्रेड होते हैं। ओके, दैट्स व्हाई मैंने कहा ना, मैं आपको यहाँ इकोनॉमी बिल्कुल कॉमन भाषा में समझाऊंगा। आई वोंट मतलब कोई एक बहुत टिपिकल डेफिनेशन से नहीं होगा,
एग्जांपल्स के साथ बिल्कुल कॉमन भाषा में जाऊंगा ताकि आप में आपको इकोनॉमी की समझ आ जाए कि इकोनॉमी है क्या। ओके, लिखिए क्लास। नेक्स्ट, फिएट मनी। लिखिए, it is also known as representative money. It is also known as representative money. In other words, इससे पहले हेडिंग तो फिएट मनी था। हाँ, फिएट मनी, अगेन फिएट मनी, FIAT, फिएट मनी। नहीं सर, पहले हेडिंग में फिएट मनी दिया था आपने। हाँ जी मैम, कमोडिटी मार्केट के बारे में फिएट मनी मैंने पढ़ा। It is also known as representative money. In other words, currency that government has declared to be a legal tender. Currency that government has declared to be a legal tender. To be a legal tender. Tender. Despite the fact, it has no intrinsic value. Despite the fact it has no intrinsic value and is not backed by reserves. And is not backed by reserves. Not backed by reserves. बैक्ड बाय रिजर्व्स मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल जब शुरुआत में फिएट मनी का कॉन्सेप्ट आया, मतलब पेपर मनी का कॉन्सेप्ट आया मॉडर्न सेंस में, मतलब 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में जब फिएट मनी का कॉन्सेप्ट आया, आपके अमेरिका और ब्रिटेन पेपर करेंसीज लेके आए और गोल्ड कॉइन्स और सिल्वर कॉइन्स को साइड पास किया, तो लोगों में ये आया कि गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स की तो वैल्यू है, हम इस कागज को क्यों एक्सेप्ट करें। तो तब के सेंट्रल बैंक्स में, अमेरिका के फेड रिजर्व, ओके, इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कॉन्सेप्ट दिया कि अगर आप हमें ये करेंसी का नोट रिटर्न करेंगे तो इसके बदले में हम आपको उसी अमाउंट का गोल्ड देंगे। तो इसका मतलब ये लोगों को समझ में आया कि इस कागज के पीछे गोल्ड है, इस कागज के पीछे गोल्ड है। समझ में? नहीं तो पहले क्या था, पहले सोने और चांदी के सिक्के चलते थे क्लास। जब सोने और चांदी के सिक्के चलने के बाद कागज की मुद्रा चलने लगी, तो पहला लोगों का कॉन्सेप्ट आया कि सोने और चांदी के सिक्के की आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती थी, कागज की इंट्रिंसिक वैल्यू है नहीं। और आप कह रहे हो कि 1 रुपए के चांदी का सिक्का 1 रुपए के कागज के नोट के बराबर है। तो जनता ने कहा क्या एम आई फूल, कि हम क्या बेवकूफ हैं कि 1 रुपए, आप कह रहे हो कि 1 रुपए के कागज के नोट का सिक्का 1 रुपए चांदी के सिक्के के बराबर है। तो तब आपके सेंट्रल बैंक्स ने कहा जब आप हमें ये करेंसी वापस करोगे तो उसके बदले में आप हमसे गोल्ड ले सकते हो। तो इनिशियल जब फिएट करेंसी शुरू हुई तो फिएट करेंसी के पीछे, जैसे सपोज ये फिएट करेंसी है, तो फिएट करेंसी के पीछे गोल्ड का बैकअप लगाया गया। अगर सपोज आप 50s में आरबीआई के पास जाते, 1000 का नोट देते और आरबीआई 1000 के नोट के बराबर आपको सोना दे देता, तो इससे आपको यकीन आता कि भैया नोट के पीछे क्या है, सोना है। आज भी आप किसी सब्जी वाले की दुकान पे जाओगे और कहोगे भैया 1 किलो प्याज दे दो, तो 1 किलो का वो बाट एक तरफ रखेगा, वेट एक तरफ रखेगा, फिर 1 किलो तोलेगा, दोनों बराबर होंगे तब आपको देगा। तो नई करेंसी के बैकअप के पीछे पहले गोल्ड होता था। पर 60s, लेट 60s में या अर्ली 70s में पूरे वर्ल्ड वाइड गोल्ड क्राइसिस शुरू हो गई।
गोल्ड क्राइसिस शुरू हो गई, वर्ल्ड वाइड में गोल्ड क्राइसिस शुरू हो गई। अब गोल्ड क्राइसिस से वहां पे सेंट्रल बैंक्स ने कह दिया कि अब हमें और आपको, जनता को ये मानना पड़ेगा कि करेंसी का बैकअप गोल्ड है, पर आप अगर वापस करने आओगे तो हम आपको करेंसी की जगह गोल्ड नहीं दे सकते। जैसे अगर आप जाओगे कि सर ये मेरे 10,000 रुपए और इसके पीछे इसके बदले हम सोना देना चाहते हैं, आरबीआई कहेगी दरवाजा उधर है। गॉट माय पॉइंट? 60s के बाद सिचुएशन चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वाइड गोल्ड क्राइसिस शुरू हो गई थी, और 60s की क्राइसिस, लेट 60s की क्राइसिस की वजह से ही आईएमएफ ने एसडीआर बनाया, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, एसडीआर, जिसे पेपर गोल्ड कहा जाता है। क्यों बनाया? रीजन था गोल्ड क्राइसिस शुरू हो चुकी थी। ओके, व्हाट माय पॉइंट? ठीक है, लिखिए। Historically, most currencies based on physical commodities were based on physical commodities such as gold or silver, based on physical currencies such as gold and silver. Historically, most currencies were based on physical commodities such as gold and silver, but fiat money is based solely on faith. Is based solely on faith. Today, the world's paper money is a fiat money. Today, the world's paper money is fiat money. The earliest fiat money example, was in the Song dynasty rule in China. Was in the Song dynasty rule in China during 7th century AD. During 7th century AD, the paper money at that time were known as the paper money at that time was known as Jiaozi. Jiaozi, Jiaozi. Thus, it was the first currency in the world. First currency in the world. देखिए, in medieval India, the Tughlaq dynasty ruler Muhammad bin Tughlaq, the Tughlaq dynasty ruler Muhammad bin Tughlaq also started token currency. It was also an example of fiat money. Full stop.
For a long time, paper money was backed by equivalent value of gold. For a long time, paper money was backed by equivalent value of gold. Thus came the concept of gold standard. Value of gold. Thus came the concept of gold standard. Came the concept of gold standard. गोल्ड स्टैंडर्ड मतलब जो करेंसी है उसके इक्विवेलेंट अमाउंट गोल्ड है, तभी तो आप फिएट करेंसी को एक्सेप्ट करोगे, नहीं तो लोग एक्सेप्ट कैसे करेंगे? अगर सरकार कह रही है ये कागज का नोट और ये सोने का सिक्का बराबर है, तो जनता समझ ही नहीं पाएगी। ये तभी हो सकता है जब सरकार ये कहे कि जब आप इस कागज के नोट को हमें वापस करोगे, हम इसके बराबर का सोना आपको देंगे, तब आप में होगा कि हाँ सर, कागज का नोट और सोने का सिक्का बराबर है। और इस कॉन्सेप्ट को क्या कहा गया? गोल्ड स्टैंडर्ड का। 1960s में, जैसे मैंने अभी बताया, क्योंकि वर्ल्ड में, ओवरऑल वर्ल्ड में गोल्ड क्राइसिस हुई थी, तो इस गोल्ड स्टैंडर्ड्स को एबॉलिश कर दिया गया। तब से ये कहा गया कि हमें और आपको मानना पड़ेगा कि करेंसी में गोल्ड है, पर करेंसी के बदले गोल्ड नहीं मिलेगा, मतलब बैंक में गोल्ड नहीं मिलेगा। पहले क्या था, आप 50s 40s में जाते, आप करेंसी के बदले गोल्ड भी ले सकते थे, क्योंकि सारी करेंसीज गोल्ड स्टैंडर्ड पे पेग्ड थी कि अगर कोई 1000 का नोट है, ओके, तो उसके बदले में 1000 का गोल्ड उस करेंसी में होगा, तभी तो करेंसी और गोल्ड बराबर होंगे। और इस चीज को गोल्ड स्टैंडर्ड कहा गया। आज जो चल रहा है वो MRS है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। आज भी एक तरीके से थोड़ा बहुत वैसा ही है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या है कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम भी एक तराजू की तरह ही है। आरबीआई तभी नोट छापेगी जब सरकार आरबीआई को 200 करोड़ रुपया देगा, और उस 200 करोड़ रुपए में 185 करोड़ 185 करोड़ गोल्ड की वैल्यू होगी, और 15 करोड़ आपके, हाँ 115 करोड़ गोल्ड की वैल्यू होगी, और 85 करोड़ फॉरेन एक्सचेंज होगा। आज भी समझ, नए नोट तभी छपेंगे जब उसके बदले में कोई वेट दूसरी साइड रखा जाए। सिंपल बात, मतलब अगर आपने कभी, मतलब हम सब ने चीज तो तराजू तो देखी ना, वेट तो देखा है ना, कि अगर आप यहां पे न्यू नोट्स छाप रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, तो उसके बदले में बैलेंस में दूसरे जगह भी तो कुछ रखे जाएंगे। तो सरकार क्या रखती है इसके बदले में? 200 करोड़ रखती है आरबीआई को, और 200 करोड़ की वैल्यू क्या होती है? 115 करोड़ का गोल्ड और 85 करोड़ का फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज। तब जाकर के नए नोट छपते हैं। और इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम, MRS, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इसी तरीके से नोट छपते हैं। दो मिनिमम, इतनी तो मिनिमम पे छपाई जाएगी, इतना तो मिनिमम देगी ही देगी, तभी नए नोट छपेंगे। ओके। और अगर कैंटूरा साहब सरकार के पास 200 करोड़ ना हो तो सरकार क्या करेगी? G-Sec दे देगी। G-Sec तो 90 डेज के लिए होती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, चलो ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी आरबीआई करती है। और गवर्नमेंट फिर क्या करेगी? मतलब गवर्नमेंट ने 1997 में क्या पढ़ाया था मैंने आपको ही पढ़ाया था, है ना? 2 मार्कर 5 मार्कर में आ सकता है। ओके, इट वाज 1997 में कॉन्सेप्ट आया, वेज एंड मींस एडवांस, WMA, इंद्र कुमार गुजराल लेके आए, वेज एंड मींस एडवांस। क्वेश्चन आएगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेज एंड मींस एडवांसेस? मतलब पहले क्या, आरबीआई क्या करता था? 200 करोड़ मांगता था, सरकार के पास होता नहीं था 200 करोड़, वो कहता था अभी उधारी पे नोट छाप दो,
ये हम तुम्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे रहे हैं और कुछ समय बाद हम आपको मतलब हम उधार चुकता कर देंगे, और इसी चक्कर में सरकार का मिसमैनेजमेंट होता जाता था। 1997 में गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट लेके आई वेज एंड मींस एडवांसेस, जिसमें साल के पहले दिन में ही तय हो जाता था कितना करोड़ एडवांस लिया जाएगा आरबीआई से, और आरबीआई कितना एडवांस दे सकता है, उससे ज्यादा लोगे तो ज्यादा इंटरेस्ट पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्लास? ओके, ये सब चीजें अभी आगे सब एक एक परते पूरा खोलेंगे कि चीजें क्या है, WMA का कॉन्सेप्ट क्या है। ओके, 1997 से चला, अच्छा कॉन्सेप्ट आया, पर अगेन 2008 में क्राइसिस आ गई इकोनॉमी की, हम फिर से वापस उसी में चले गए डेफिसिट फाइनेंसिंग में। ये घाटा है, नए नोट छाप दो घाटा पूरा करने के लिए, बट दिस इज नॉट अ हेल्दी साइन इन द इकोनॉमी। ओके, क्लास फिएट करेंसी को आगे लिखेंगे, लिखिए गोल्ड स्टैंडर्ड्स, मैंने गोल्ड स्टैंडर्ड पे था। लेटर ऑन especially from 1960 onwards, the fiat money is not directly backed by gold, but a guarantee of government, of a country, that it will be acceptable as legal tender. Government of a country, that it will be acceptable as legal tender. The fiat money has following properties. The fiat money has following properties. A, it is backed by government guarantee. It is backed by government guarantee. It has no or negligible intrinsic value. It has no or negligible intrinsic value. Intrinsic value समझ गए ना, मतलब उसकी कॉस्ट क्या है करेंसी की। Number third, C, it is neither convertible by law to any other thing. It is neither convertible by law to any other thing, nor fixed in value in terms, of any objective standards. In value in terms of any objective standards. Full stop. Next heading वाली क्लास नियर मनी, निकट मुद्रा। तो हम बिल्कुल सेगमेंट वाइज बढ़ रहे हैं। मनी फिर कमोडिटी मनी, फिएट मनी के बाद नियर मनी। ओके, और जब नियर मनी का कॉन्सेप्ट खत्म होगा तब आएंगे मनी मार्केट। ओके, मनी मार्केट को इंट्रोड्यूस करके हम वापस बैंक की ओर जाएंगे, क्योंकि जब तक बैंक्स नहीं पढ़ेंगे मनी मार्केट नहीं समझ रहे, क्योंकि मनी मार्केट का मेजर रेगुलेशन आरबीआई होता है, तो उसके लिए पहले हमें आरबीआई समझना पड़ेगा। ओके, एक क्लास नियर मनी का कॉन्सेप्ट समझा चुके थे। वो पैसा जो पैसा है पर पूर्णता पैसा नहीं है, वो पैसा जो पैसा है पर पूर्णता पैसा नहीं। तो आपके वॉलेट में डेबिट कार्ड नियर मनी, जिसे प्लास्टिक मनी भी कहा जाता है, जस्ट तो वो मनी जो
जो मनी के काम करता है बट लिमिटेड सेंस में, लिमिटेड सेंस में। जैसे आप शॉपिंग मॉल गए तो वहां आपका नियर मनी चल जाएगा, पर वहां भी नियर मनी के चीज है। जैसे सपोज आप रिलायंस गए, रिलायंस कनेक्ट और रिलायंस डिजिटल, जो जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की शॉप है, और आप कहते हैं कि सर ये मैं एप्पल का मैकबुक लेना चाहता हूँ 1,16,000 रुपए का, और ये रहा चेक। रिलायंस डिजिटल क्या कहेगा, सर वी डोंट एक्सेप्ट चेक्स, ओनली कैश एंड कार्ड्स। वहां आपका चेक जो कि नियर मनी है वो फेल हो जाएगा। तो नियर मनी मतलब है तो मनी, पर पूर्णता मनी का काम नहीं करता। मनी का काम क्या है, एक्सचेंज करना। कोई भी चीज खरीदने के लिए मनी दिया, चीज ले ली। तो सबसे ज्यादा लिक्विडिटी कैश में होती है, उसके बाद गोल्ड एंड सिल्वर में होती है। क्या प्रॉपर्टी नियर मनी है? मकान, जमीन जायदाद, जमीन नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी ऐसा नहीं है। जैसे सपोज चेक है, चेक में 3 दिन लग जाते हैं, ड्राफ्ट है 1 दिन 1.5 दिन के अंदर कैश हो जाता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। प्रॉपर्टी अगर आपके पास है तो अगर आप सपोज बेचना चाहते हैं, तो आज आपने सोचा बेचना चाहते हैं, कल बिक जाएगी? नहीं सर, प्रॉपर्टी विल टेक सम टाइम। जल्दी से जल्दी 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, जब आपको लगेगा कि हाँ दाम सही मिल रहे हैं, फिर उसके कई लीगल कार्रवाई भी होती है। तो एग्जाम्पल में ध्यान रखना, अगर रियल स्टेट आएगा तो रियल स्टेट इज नॉट अ नियर मनी, रियल स्टेट नियर मनी नहीं। गोल्ड और सिल्वर नियर मनी है, बल्कि गोल्ड और सिल्वर जो मैंने आपको लगाया था वो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से ज्यादा नियर मनी है। जैसे सपोज आप रुपए का क्रेडिट कार्ड लिए या डेबिट कार्ड लिए नेपाल गए, तो उसमें साफ रखा रहता है रुपए का डेबिट कार्ड नेपाल में नहीं चलेगा। कई जगह आपने देखा होगा रुपए के डेबिट कार्ड में इट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन नेपाल। तो वहां पे आपका जो प्लास्टिक मनी जो इंडिया में चल रहा था नेपाल में नहीं चलेगा, तो मनी लिमिट हो गया ना। तो इसलिए डेबिट का, पर वहां पे अगर आप नेपाल में गोल्ड कॉइन लेके गए तो गोल्ड कॉइन आराम से चल रहा है। तो इसलिए गोल्ड और सिल्वर ज्यादा नियर मनी है कंपेरेटिवली टू क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। समझ में आ गया ना क्लास? ओके, देखिए नियर मनी। नियर मनी इज अ कॉन्सेप्ट क्लोजली रिलेटेड टू नियर मनी इज द कॉन्सेप्ट closely related to liquidity, closely related to liquidity, liquidity मतलब तरलता, liquidity, liquidity मतलब कितनी ज्यादा वैल्यू है उसमें। liquidity refers to how fast money can perform economic actions, how fast money can perform economic actions like buying, selling, paying debt, buying, selling, paying debt, meeting immediate wants and needs, meeting immediate wants and needs, meeting immediate wants and needs, wants and needs. So there should not be loss of time and value. There should not be loss of time and value in performing economic function. In performing economic functions. तो अगर आपसे पूछा जाए यूपीआई, फोन पे, गूगल पे मनी है या नियर मनी है? नियर मनी है। इट इज नॉट मनी, नियर मनी। नहीं चल रहा है, नहीं एक्सेप्टेबल है। मतलब मनी वो होता है आपने दिया, बदले में सामान ले लिया, ट्रांजैक्शन खत्म। मतलब आपने हमें पैसा दिया और बदले में सामान ले लिया, ट्रांजैक्शन खत्म। ना लेन देन, कोई लेन देन बाकी नहीं। आपने सामान ले लिया, मेरे को पैसा मिल गया। बट अगर आप सामान लेना चाहते हैं और मैं उसको बेचना चाहता हूं, पर जो आपके पास पैसा है वो मेरे पास एक्सेप्टेबल नहीं है, तो समझ लीजिए वो नियर मनी है। आपने कहा सर कार्ड है, हमने कहा सॉरी सर पीओएस मशीन नहीं है। सर यूपीआई, हमने कहा यूपीआई वर्क नहीं कर रहा है। तो वो कॉन्सेप्ट आपके नियर मनी का कॉन्सेप्ट है कि मनी तो आपके पास है,
पर वो मनी का काम नहीं हो पा रहा, समझ गए ना क्लास? तो वो नियर मनी का कॉन्सेप्ट है। तो कई बार आप एग्जाम में देखोगे इस तरह के क्वेश्चन आए हैं कि पांचवा एक और इनको अरेंज कर दो। तो क्या होगा सबसे पहले? कैश, कैश के बाद गोल्ड बिस्किट, गोल्ड बिस्किट के बाद आपके क्रेडिट कार्ड, ओके, क्रेडिट कार्ड के बाद आपके डिमांड ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट के बाद चेक, बिकॉज चेक विल इन जनरल 3 days लगते हैं चेक को कैश में, ओके। अब वो आप मत सोचिएगा सर अगर मैं सेम बैंक का चेक, वो कंडीशन अलग है कि सेम बैंक का चेक है तो कई बार उसी दिन कैश हो जाता है, बट इन जनरल 3 days लगते हैं चेक को क्लियर करने में। तो मतलब इस तरीके से होता है। तो मतलब कैश मनी है और बाकी सारे नियर मनी है, ओके। लिख लीजिए क्लास। Near money is also known as quasi money. Near money is also known as quasi money. Quasi, quasi मतलब like, QUASI, QUASI, quasi मतलब like। जैसे इंडिया के लिए कहा जाए ना क्वासी फेडरल कंट्री है, इंडिया फेडरल कंट्री तो है ही नहीं, क्वासी फेडरल है। लाइक क्वासी मतलब जैसे ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल को कहा जाता है क्वासी जुडिशियल सिस्टम। क्वासी मतलब लाइक, ट्राइब्यूनल इज नॉट कंप्लीटली जुडिशियल। ध्यान रखिए मेंस के लिए ट्राइब्यूनल्स हैं, व्हाट आर ट्राइब्यूनल्स एंड व्हाई दे आर इंप्लीमेंटेड। भारत में शुरुआत में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ट्राइब्यूनल नहीं थे, किस आर्टिकल में ट्राइब्यूनल दे रखे हैं? मेंस लिखने वाले हो आर्टिकल्स रटे होने चाहिए। 323 में तो इलेक्शन कमीशन है, 323A एंड 323B, ए एंड बी, और 323 में तो 324 से तो इलेक्शन कमीशन शुरू हो जाता है, ओके। तो 323A 323B बाय किसके अमेंडमेंट? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। कौन सा पार्ट? पार्ट 14A। उसके ट्राइब्यूनल्स है। और क्वेश्चन बनता मेंस में कि ट्राइब्यूनल्स की क्या जरूरत थी एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल कोर्ट्स। तो आपको समझाना पड़ेगा ट्राइब्यूनल्स क्यों बने। तो इसलिए ट्राइब्यूनल को क्वासी जुडिशियल बॉडी कहते हैं, नॉट कंप्लीटली जुडिशियल बट लाइक जुडिशियल, क्योंकि ट्राइब्यूनल्स में जजेस के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी बैठते हैं। वहां पे जो फंक्शंस चलता है वो पूर्णतः कोर्ट का फंक्शन नहीं चलता है, ओके। एविडेंस एक्ट और आपके कई सारी जो कोर्ट में रूलिंग चलती है वो ट्राइब्यूनल्स में लागू नहीं होती। वो स्पीड अप डिसीजन मेकिंग के लिए क्वासी आपके ट्राइब्यूनल्स बने। तो यहां क्वासी का मतलब हो जाता है लाइक, ओके। लिखिए क्वासी मनी, these are highly liquid assets, these are highly liquid assets that can easily be converted into cash, that can easily be converted into cash. The examples of near money are, the examples of near money are check, demand draft, credit cards and debit cards, gold and silver, बैंक टाइम डिपॉजिट, बैंक टाइम डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट समझते हैं? एफडी आरडी, एफडी एंड आरडी, टाइम डिपॉजिट जो एक समय के लिए आप फिक्स करते हो, टाइम डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट,
आपका जो सेविंग अकाउंट है उसके बदले में आपको डेबिट कार्ड मिलेगा, या आप कैश के चेक के थ्रू पैसा निकाल सकते हैं। ओके, सेविंग अकाउंट। बॉन्ड्स नियर रिडेम्पशन डेट, बॉन्ड्स नियर रिडेम्पशन डेट, मतलब जब उसे रिडीम कर सकते हैं बॉन्ड्स को। गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स अभी पढ़ाएंगे। टी बिल्स कहा जाता है, ट्रेजरी बिल्स एक्सेट्रा। It is to be noted that the real estate cannot be called near money. The real estate cannot be called as real money. Cannot be called as near money because the holder of real estate, because the holder of the real estate needs to convert it into money, needs to convert it into money convert it into money before performing economic activities, before performing economic activities, performing economic activities. Full stop. Clear है guys? ओके, तो आज की क्लास यहां पे रोक रहे हैं। कल हम आपके इसके आगे टॉपिक को उठाएंगे। ओके, पहले फाइनेंशियल चीजों को देखेंगे, फाइनेंशियल मार्केट को देखेंगे, मनी मार्केट को देखेंगे, ये सब चीज उठाएंगे। आज के लेक्चर से कोई क्वेश्चन, एनी क्वेरीज फ्रॉम टुडेज लेक्चर, एनी क्वेश्चंस? सर फॉरेन करेंसी डॉलर ये भी नियर मनी होगा? फॉरेन करेंसी जो डॉलर्स हैं वो डेफिनेटली नियर मनी होंगे, क्योंकि बिकॉज उसको आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा। आप उसे इकोनॉमिक फंक्शन डायरेक्टली नहीं, सपोज आप ऋषिकेश में कोई आप दुकानदार हैं और वहां पे कोई आपके फॉरेन टूरिस्ट आता है और वो आपको डॉलर देता है, तो उसको पहले डॉलर इंडिया में एक्सेप्टेबल नहीं है इन जनरल, उसे पहले इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मनी उसके हाथ में है, पर सही तरीके से उसे कन्वर्ट करने में उसे समय लगेगा। तो लिक्विडिटी उसमें है, पर इट विल टू परफॉर्म इकोनॉमिक फंक्शन it will take some time. Got my point, Anjali? Yes sir. Okay, any more queries guys? नहीं, ये वर्ल्ड का था। इंडिया ने वर्ल्ड का, बैंक ऑफ इंग्लैंड, फेडरल रिजर्व, अमेरिका का फेडरल रिजर्व, वहां का ही कॉन्सेप्ट था। तो इंडिया ने भी अडॉप्ट किया था, बट अगेन 60s में इंडिया ने भी, मतलब 50s में इंडिया ने ये गोल्ड स्टैंडर्ड को कैंसिल कर करके, हमने पहले प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम अपनाया था, पढ़ाएंगे आरबीआई में, फिर उसके बाद हमने मिनिमम रिजर्व सिस्टम, और आज हमारा मिनिमम रिजर्व सिस्टम ही चल रहा है। पहले गोल्ड स्टैंडर्ड था, फिर पीआरएस हुआ, और आज एमआरएस है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। क्लियर है गाइस? ओके, एनी फर्दर क्वेरीज? यस, डिमांड ड्राफ्ट अगेन आपने देखा होगा कई बार कई कॉलेज और यूनिवर्सिटीज, खासतौर से इंजीनियरिंग कॉलेज और एमबीए, वो अपनी फीस डिमांड ड्राफ्ट से लेते हैं। ओके, इट इज लाइक अ सॉर्ट ऑफ चेक ओनली, जिसमें आप बैंक ड्राफ्ट बना के देता है और वो सीधे उनके अकाउंट में उनके रेफर के लिए जाता है। एक चेक की तरह ही है, बट वो पर्टिकुलर, जैसे चेक बुक आपको मिल जाती है, आप किसी भी चीज के लिए पेबल कर सकते हो। ओके, पर डिमांड ड्राफ्ट एक पर्टिकुलर उसके लिए ही बैंक बनाता है, जो उसी के वही जिसके लिए बनाया गया, इशू किया गया है, वही अपने खाते में इन कैश करा सकता है। ओके, तो डीडी भी एक चेक की तरह ही है, बट वो आपके रिक्वेस्ट पे बैंक बनाता है दूसरे पर्सन के लिए। ओके, क्लियर है? और तो कोई क्वेश्चन, और तो कोई क्वेरीज नहीं है क्लास? वैसे आप लोग क्वेश्चन बहुत कम पूछते हो,
आज के टॉपिक से इन जनरल मैंने मतलब